दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। आम जनता और कारोबारियों के लिए काम की खबर है। अब सरकार ने हेलमेट को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। जी हां, यह बदलाव हेलमेट की बिक्री से लेकर उसे पहनने के तरीके को लेकर भी की है। जी हां, सरकार ने अब देश में केवल BIS मानक के हेलमेट के निर्माण और बिक्री को लेकर अनिवार्य कर दिया है। जी हां, इसके साथ ही BIS मानक के मानकों में बदलाव करके अपेक्षाकृत हल्के हेलमेट के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। जी हां, अब विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BIS मानक के मानकों में बदलाव को मंजूरी देने का आदेश भी जारी कर दिया है और इसके साथ ही देश में सिर्फ BIS मानक के ही हेलमेट के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। जाहिर है अब कोई भी हेलमेट निर्माता BIS मानक से कम गुणवत्ता के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेगा। जी हां, मंत्रालय ने देश में हर साल लगभग 2.25 करोड़ दोपहिया वाहनों की बिक्री और बड़ी संख्या में हेलमेट बनाने वाली कंपनियों की मौजूदगी को देखते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में उच्च गुणवत्ता के हल्के हेलमेट लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सैनिकों के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ने जय जवान जय किसान नारे की धज्जियां उड़ाते हुए देश के किसान तथा जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने दिल्ली आने की जिद कर रहे एक किसान की सेना के जवान द्वारा डंडे से पिटाई करने की फोटो ट्वीट की है और कहा कि किसान के खिलाफ खड़े हुए सैनिक की यह तस्वीर अत्यंत दुखद है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि बड़ी ही दुख फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह बहुत खतरनाक है। वहीं कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए। जब भाजपा के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वो ठीक है, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए हुए गलत है। दोस्तों अगले महीने से देश में बैंकिंग से जुड़े एक नियम में बदलाव होने जा रहा है। जी हां, दरअसल ग्राहकों के लिए ATM से पैसे निकालना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। 1 दिसंबर से बैंक OTP बेस्ड विड्रॉल की सुविधा करने जा रही है। जी हां, फिलहाल यह सुविधा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB की तरफ से चालू की गई है। जी हां, बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। इसके अलावा ग्राहकों को इस बारे में मैसेज करके भेजा जा रहा है। जी हां, इससे पहले SBI भी यह सुविधा शुरू कर चुका है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल में बताया कि 1 दिसंबर से बैंक के ATM से 10,000 से ज्यादा रुपए निकालने के लिए OTP की जरूरत होगी। इस नियम के मुताबिक इन नाइट आवर्स यानी कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। जहां ऐसे जरूरी है कि ग्राहक ATM से पैसे निकालते वक्त अपना मोबाइल फोन लेकर जाएं। दोस्तों मौसम एक बार फिर से तेजी के साथ करवट ले रहा है। जहां चक्रवात निवार के गुजर जाने के बाद अब उसका असर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। जहां कहीं कहीं पर बारिश शुरू भी हो चुकी है। इसी बीच अनुमान है कि बारिश के साथ ही अब बर्फबारी भी शुरू होगी, जो कि कपकपी और बढ़ाएगी। जहां अक्टूबर और नवंबर की तरह ही दिसंबर में भी कहीं कहीं पर बारिश और बर्फबारी होगी, जिस वजह से ठंड में और इजाफा होगा। जहां कड़ाके की सर्दी के साथ ही दिसंबर का भी आगाज होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले सप्ताह में बारिश के साथ ही ठंड में भी इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, इस बीच भाजपा के फायर ब्रांड नेता का एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा है कि हमारे देश में संविधान के तहत हर हिंदू को गीता के साथ कुरान बाइबिल पढ़ने और मंदिर मस्जिद चर्च जाने का अधिकार है। जी हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यहाँ धर्मांतरण की जरूरत नहीं है, यानी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2019 की दीपावली से लेकर इस साल की दीपावली तक खाने के तेल 40% तक महंगे हो गए हैं। जी हां, 100 साल में पहली बार तेल के दामों में इतनी तेजी देखी गई है। जब पहले ही कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रही जनता को तेल की महंगाई ने तोड़ दिया था, दूसरी तरफ खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछाल आने से लगातार बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि तेल पर लगातार हो रही महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार से पाम ऑयल के आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की थी।
थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। अब उम्मीद है कि खाने के तेलों पर कम से कम 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कमी आएगी। साथ ही शंकर ठक्कर ने बताया कि इसके पीछे सरकार की मंशा तिलहन का उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी फसल को अच्छे दाम मिले ये था। लेकिन भारत के अंदर तिलहन का उत्पादन करने वाले भारत की आबादी में सिर्फ 2% ही रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान बीते 3 नवंबर को बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित एक चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मधुबनी जिले की हरलाखी थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज फेंका था। आपको बता दें कि आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगोर गांव का निवासी 54 वर्षीय राजनंदन यादव बताया गया है। आरोपी ने हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगोर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आलू प्याज फेंका था। हालांकि उस समय सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी बच गया था। मंच पर हुई यह घटना पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। जहां इस घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मंच से आरोपी को छोड़ देने का निर्देश भी दिया था। उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश से प्रेरित बताया था। जहां हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पुलिस ने सभा में बाधा उत्पन्न करने की प्राथमिकता दर्ज करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और उसी के तहत उसे यह गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने बिहार की ओर से राज्यसभा सीट के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम तय कर दिया है। जी हां, इस खबर से अगर किसी को सबसे ज्यादा धक्का लगा है, यानी कि सबसे बड़ा धक्का लगा है, तो वह है लोजपा, क्योंकि लोजपा लगातार राज्यसभा सीट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी से गुजारिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी द्वारा लोजपा को सीट न देने के फैसले से जेडीयू काफी खुश भी है, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्हें लोजपा के कारण काफी सीटों का नुकसान सहना पड़ा था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को उनकी जगह विधानसभा भेजने के लिए लोजपा ने पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उनकी पत्नी रीना पासवान राज्यसभा जाएगी। हालांकि बीजेपी ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए सुशील कुमार मोदी के नाम पर मोहर लगा दी है। खबरों के अनुसार लोजपा को बीजेपी के इस फैसले से काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव के दौरान लोजपा लगातार जेडीयू की बुराई कर रहा था, तो वही दूसरी ओर लोजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफें की जा रही थी। केंद्र सरकार ने बिहार को सड़क की सौगात दी है। जी हां, यानी कि रोड की सौगात दी है। जी हां, पटना से आरा होते हुए सासाराम के लिए सड़क ग्रीनफील्ड यानी कि नई सड़क होगी। लगभग 130 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें जमीन अधिग्रहण की राशि भी शामिल है। जी हां, अधिकारियों के अनुसार पटना से आरा होते हुए सासाराम जाने वाली ये सड़क 6 और 4 लेन की होगी, यानी कि पटना से आरा तक ये सड़क 6 लेन की होगी, तो आरा से सासाराम तक ये सड़क 4 लेन की होगी। जी वैसे तो इस सड़क का अंतिम अलाइनमेंट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक आकलन के अनुसार पटना जिले में ये सदीसोपुर नौबतपुर के बीच से शुरू होगी। इसके बाद ये अरवल होते हुए सोन नदी पार करके भोजपुर के सहार में पहुंचेगा। जी हां, सोन नदी पार करने के क्रम में ये 6 लेन का पुल भी बनेगा। पंजाब के किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जी हां, उनका कहना है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जी हां, कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने मानवता की मिसाल पेश की है। जी हां, इस वीडियो में एक सिख प्रदर्शनकारी प्यासे पुलिसकर्मी को अपनी बोतल से पानी पिलाता दिखाई दे रहा है, जिसने सभी का दिल जीत लिया। जी हां, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतिथि के तौर पर करते हुए उनके खाने पीने और आश्रय यानी कि रहने सहने का बंदोबस्त किया। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की बिहार राज्य परिषद के सचिव राम नरेश पांडे ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई मोदी सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 3 कृषि कानूनों के विरोध की वापसी करे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे के मुताबिक बिहार में 19 लाख रोजगार की गारंटी तथा संविदा एवं नियोजन की समाप्ति, समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी आदि मांगों को लेकर विधानमंडल के भीतर जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेगी। जी हां, और सड़कों पर विराट जनशक्ति को गोल बंद करके संघर्ष करेगी। तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक मांग पूरी ना हो जाए।
दोस्तों, भारत में बिहार का एक अपना ही अलग स्थान है। जी हाँ, बिहार अपनी ऐतिहासिक संस्कृतियों के लिए विश्व में जाना जाता है। जी हाँ, बिहार भारत के 28 राज्यों में से एक है। बिहार शब्द सांस्कृतिक शब्द से विहार से लाया गया है। जी हाँ, बिहार का शब्दार्थिक अर्थ बौद्धिक मठ होता है। जी हाँ, सारण जिले के चिरांद से मिले साक्ष्य को माने तो प्रायोगिक युग के पाषाण काल में मानव यहाँ निवास करते थे। बौद्ध काल के साहला महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद वज्जी, अंग और मगध बिहार में ही स्थित है। भारत समेत दुनिया को ज्ञान देने वाले नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा जिले में स्थित है, तो वहीं औदंतपुर विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। जहां बिहार में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम बिहार की चौहद्दी को देखें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। जहां बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.1% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12 सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10 करोड़ से अधिक है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं बिहार के प्रतीकों के बारे में। जी हाँ, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरिया है, जी हाँ, राजकीय पशु बैल है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं में मैथिली भी प्रमुखता से बोली जाती है। जी हाँ, बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में भोजपुरी, मगही, अंगिका। वहीं अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी को भाषा का दर्जा देने के लिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में प्रमुखता से सुरजापुरी बोली बोली जाती है। जी हाँ, यहाँ पर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है। बिहार के प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो बिहार में बिरहा, चैती, कजरी लोकगीतों का गायन किया जाता है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि राजकीय पक्षी गौरिया के बारे में। वर्तमान में भौगोलिक परिवेश और वनस्पति प्रजातियों तथा प्राणियों की उपलब्धता को देखते हुए बिहार सरकार ने गौरिया को संरक्षण की जरूरत महसूस की गई। इधर पर्यावरण में आए बदलाव को देखते हुए गौरियों की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। जी हाँ, लोगों के घरों में रहने वाले गौरियों के लिए आधुनिक घरों में जगह नहीं बची है। जी हाँ, अब जब गांव में भी पक्के मकान बनने लगे हैं, ऐसे में गौरिया विलुप्त होती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सन 2013 में इस घरेलू पक्षी को संरक्षित करने के साथ ही राजकीय पक्षी बनाया गया है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष यानी कि पीपल के बारे में। पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारियों की माने तो पीपल राज्य के सांस्कृतिक पक्ष के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह बिहार में ज्ञान और परंपरा का घोतक भी है। जी हाँ, इसके वैज्ञानिक भी तर्क भी है। जी विज्ञान की माने तो पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इस लिहाज से पीपल का पेड़ इंसानों के लिए काफी लाभदायक है। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। जी हाँ, यह बहुत ही आसानी से उगने वाले फूलों का पौधा है। यह मुख्य रूप से सजावटी फूल है। जी हाँ, ये खुले फूल माला एवं भूदृश्य के लिए उपयोग किया जाता है। यह फूल अपना खूबसूरती के कारण बिहार के राजकीय फूलों में अपना जगह बना पाया है। यह बिहार के अन्य राज्य के प्रतीक में राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष है, वहीं राजकीय मछली मांगूर है। बिहार विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की निगाह अब तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल पर है। जी हां, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में निकाय चुनाव यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में मलकजगिरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में सभा के साथ एक रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेलंगाना के रोड शो में शनिवार को भारी भीड़ उमड़ी। जी सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में 1 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो तथा जनसभा करने हैदराबाद में है। सीएम नीतीश कुमार की बेटे की चाह में बेटियां पैदा कर रहे बयान पर लगातार खिंचाई हो रही है। जी कल इसी मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा सदन में नीतीश कुमार को खड़ी खड़ी सुनाई थी। वहीं अब बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी राज लक्ष्मी यादव ने इस मामले में ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों में लिया है। राज लक्ष्मी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया कि वह अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे छोटी बेटी है। जी हां, राज लक्ष्मी यादव ने बताया कि वह अपने दोनों भाइयों यानी कि राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बाद है।
कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और त्योहारों का दौर खत्म होते ही पटना जिला प्रशासन एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुट गया है। शनिवार को पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में बोरिंग रोड से अभियान शुरू की गई। जी अतिक्रमण हटाओ अभियान एक सप्ताह तक चलेगा। पटना जंक्शन के सामने बने अवैध ऑटो स्टैंड को भी खाली कराया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि पटना में आए दिन सड़क जाम की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जहां यातायात परिचालन में बाधक तत्वों को पहचान करके पुलिस पूरी तरीके से योजना बना रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की रणनीति भले ही असफल हो गई हो, लेकिन राजद किसी भी हाल में सियासत के खेल में सत्ता पक्ष को खुला मैदान देना नहीं चाहती है। जी हां, राजद राज्यसभा के लिए भी अलग रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राजद राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। जी हां, दीगर बात यह है कि विधानसभा में संख्या बल के द्वारा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट से भाजपा ने सुशील कुमार मोदी का नाम तय कर दिया है और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने के प्रयासों पर अपनी मोहर लगा दी है। जी हां, संख्या बल को देखते हुए सुशील कुमार मोदी का चुना जाना तय भी माना जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली कुछ थम नहीं रहा है। जी हां, शनिवार को चौथे दिन यानी कि शनिवार रविवार को भी हरियाणा दिल्ली सीमा सिंधु बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी हां, किसानों ने दिल्ली की ओर से आगे बढ़ने की बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही डेरा डाल दिया है। जी हां, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों के ठहराव से स्थिति तनावपूर्ण है। जी हां, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा की ओर से दिल्ली में आवागमन पिछले 4 दिनों से बंद है। जी हां, शनिवार रात्रि सिंधु बॉर्डर पर किसानों के प्रभाव से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। जहां किसानों ने दिल्ली के बुराड़ी जाने से इनकार करते हुए कृषि कानून के विरोध का वहीं बैठकर विरोध जताने का फैसला किया है। बेगूसराय में एक बार फिर से कोरोना खतरनाक रूप पकड़ता जा रहा है। जी हां, बिहार के एक लौता लोजपा विधायक मटिहानी के राजकुमार सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जी हां, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को अपने घर पर आइसोलेट कर लिया है। जी हां, विधायक ने बताया कि शुक्रवार देर शाम रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे घर पर आ गए। घर पर ही इलाज चल रहा है। आगामी 10 दिन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। जी हां, विधायक ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के सरकारी दिशा निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करें, खुद स्वस्थ रहें और दूसरे को भी संक्रमित होने से बचाएं। लेकिन खुद विधायक जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार में लगन के शुरू होते ही कोरोना एक बार फिर से शादी समारोह में दखल डालने लगा है। जी हां, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की है। जी हां, इसके तहत समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस आने के साथ ही शादी समारोह को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। कोरोना लॉकडाउन के कारण पहले से परेशान डीजे, टेंट, पंडाल वाले, बग्घी वाले, फूल कारीगर, हलवाई अब फिर से नई परेशानी से जूझ रहे हैं। जी हां, वे लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचने की गुहार लगा रहे हैं। जिन परिवार में शादी हो रही है वह परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। निमंत्रण पत्र बढ़ चुके आयोजकों का अब कोरोना की गाइडलाइन से देखकर हाथ पांव फूल गया है। जी हां, सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए आमंत्रितों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उधर मैरिज हॉल और होटलों के संचालक आयोजकों को आमंत्रण की संख्या कम करने की सलाह दे रहे हैं। जी हां, 100 से अधिक आमंत्रणों के शामिल होने पर कार्रवाई का डर उन्हें सता रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, राबड़ी देवी ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को फटकार लगाते हुए पूछा था कि विधानसभा चुनाव 2015 के बाद तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। जी हां, इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार कुतर्कों के योद्धा बन गए हैं, उनमें लोक लाज नहीं बची है। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश कुमार कुतर्कों के योद्धा बन गए हैं। वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री किसने बनाया, इनमें लोक आज बची ही नहीं। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने कौन सा एहसान कर दिया। यह शुक्रगुजार आपको लालू प्रसाद जी का होना चाहिए जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किया।
बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। यह चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली एनडीए ने नई सरकार का गठन कर लिया है। हालांकि चुनाव खत्म होने के बावजूद विपक्ष नीतीश कुमार को लगातार घेर रही है। जी हां, चुनाव के पहले आरजेडी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ कहकर घेर रही थी और अब आरजेडी मुख्यमंत्री को कमजोर साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। आरजेडी नेता लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार को कमजोर बता रहे हैं। आरजेडी नेता ने ट्वीट करके कहा है कि जब इंसान कमजोर हो जाता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ऐसी क्या बात है कि आजकल नीतीश कुमार जी अपना आपा खोकर संसदीय मर्यादा का त्याग करके नेता प्रतिपक्ष से तू तड़ाक वाली अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इधर आरजेडी ने ट्वीट करके कहा है कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश हो जाने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। गुस्सा कमजोरी की निशानी है। सबसे कमजोर सीएम कड़वे सच के आगे खींचने के अलावा अब कर ही क्या सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को बिना भाजपा का नाम लिए कहा है कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचारकों की एक सीट पर जीत हासिल की है। जहां लोजपा को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत प्राप्त हुए, जो पार्टी के विस्तार का प्रतीक है। लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर चिराग पासवान ने एक पत्र लिखकर यह बातें कही है। चिराग पासवान ने पत्र में लिखा है कि पापा यानी कि रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया से चल चुके हैं। जी हां, जिससे अब हम सभी को अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत अकेले प्राप्त हुए हैं, जो लोजपा के विस्तार को साफ दिखाता है। बिहार में पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया। पत्र में लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले पार्टी के पास 2 विकल्प थे। पहला, बिहार से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद गठबंधन द्वारा दी जा रही मात्र 15 सीटों पर चुनाव लड़े। दूसरा, अधिकांश सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें। लोजपा संसदीय बोर्ड ने दूसरा रास्ता चुना और बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प के साथ अकेले 135 प्रत्याशी मैदान में उतारे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मांतरण कानून बिल विधानसभा में आएगा तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध करेगी। आपको बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की अधिसूचना शनिवार को ही जारी की गई है। जहां लव जिहाद पर सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इसका पूरी तरीके से विरोध करेगी और सरकार से पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून कब ला रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें एक तरफ जहां अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके का कानून बना रही है। जहां तो ये दोहरा बर्ताव क्यों है। बिहार के अपर शिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई का टीईटी एसटीटी पास नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट ने तीखा विरोध किया है। गोपकुट ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा एनडीए विरोधी मतदान पर सरकार आरटीई के बहाने बदले की कार्रवाई कर रही है। यह संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर आरटीई इतना ही बाध्यकारी है तो फिर बिहार में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली रहने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। पटना में एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो गया है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक पटना में 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में कोरोना मरीज मिलने से हरकंप मच गया है। जहां जिला प्रशासन इसे सील करने की तैयारी कर रहा है। खबर के मुताबिक पटना के डीएम कुमार रवि ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पटना शहर और आसपास के इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इन जोन में सख्ती बरती जाएगी और इसे सील भी किया जाएगा ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जहां आपको बता दें कि पटना सिटी में 5 और कंकरबाग में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस फैसले को बिहार में लागू भी कर दिया गया है, जिसका पालन राज्य में रहने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 दिसंबर तक सख्ती जारी रहेगी। जहां शादी विवाह और किसी भी प्रकार के समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक आने की इजाजत नहीं होगी। इसका पालन सभी व्यक्ति को करना होगा। बिहार में सभी व्यक्ति के लिए मास्क लगाना
अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है और आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। बिहार में बिना मास्क के बाइक, कार आदि चलाने पर आपका चालान कट सकता है तथा पुलिस प्रशासन जुर्माना भी लगा सकता है। जी हां, बिहार के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिलों में मास्क चेकिंग अभियान चलाएं और बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करें। जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है। जी हां, बताया जा रहा है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। लंबे समय के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही 7वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। यह फैसला अगले साल जून में दिया जाएगा। जी हां, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई तो फिर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 61 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। बीते दिन विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच काफी अनबन हुई। इस मामले में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने सदन में बहुत ही घटिया शब्द का प्रयोग किया। वह सब मैं आपको चैनल पर नहीं बता सकता। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार से भी भूल हुई जो उन्होंने लालू यादव को विधानमंडल का नेता बनाया था, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया था। आज इसी का दुष्परिणाम है कि तेजस्वी यादव सदन में ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं। जहां साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है उसका दूर दूर से कोई भी संबंध नहीं है। कोई सभी आदमी सदन के पटल पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता जैसा घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का क्षरण हुआ और यह कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। आपको बता दें कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करके तेजस्वी यादव के बयान की निंदा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वह घोर निंदनीय है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।